औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का परिचय प्राधिकारीगण शब्दावली के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट। श्रम न्यायालय का गठन उद्देश्य पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय के गठन उद्देश्य एवं उसके पीठासीन अधिकारियों के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। धारा 7 में ये प्रावधान किए गए हैं। समूची सरकार द्वारा गठन। समूची सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके एक या अधिक श्रम न्यायालय का गठन कर सकती है। उद्देश्य या कार्य। समूची सरकार निम्न उद्देश्यों के लिए श्रम न्यायालय का गठन कर सकती है। इस अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य कोई कार्य करने के लिए धारा 7(1) अनुसूची द्वितीय के अंतर्गत निम्नलिखित मामले सम्मिलित है। स्थायी आदेशों के अधीन सेवायोजक द्वारा जारी किए गए आदेश की वैधता एवं उपयुक्तता से संबंधित मामले, स्थायी आदेशों के लागू होने तथा उनके निर्वर्तन करने संबंधी मामले, श्रमिकों की पद मुक्ति या बर्खास्त के संबंधित मामले जिनमें गलत ढंग से बर्खास्त किए गए श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति अथवा उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित मामले भी सम्मिलित है। किसी परंपरागत छूट या सुविधा को वापस लेने संबंधी मामले, किसी हड़ताल या तालाबंदी की अवैधता या उसकी अन्यथा मामले, तृतीय अनुसूची में वर्णित मामलों को छोड़कर कोई अन्य मामले। सदस्य। श्रम न्यायालय में केवल एक ही सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाती है। ये पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। धारा 7(2) पीठासीन अधिकारी की योग्यताएं। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई योग्यता अवश्य होनी चाहिए। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा कभी रहा हो, अथवा वह जिला न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, अथवा वह भारत में किसी भी न्यायिक पद पर कम से कम 7 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, अथवा वह किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत गठित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। धारा 7(3) ये उल्लेखनीय है कि कुछ सरकारों ने योग्यताओं की सूची में कुछ अन्य योग्यताओं को भी जोड़ा है। उनमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है। राजस्थान सरकार ने अब तक इनमें कोई वृद्धि नहीं की है। पीठासीन अधिकारी की अयोग्यताएं। डिस्क्वालिफिकेशंस। निम्नलिखित प्रकार का व्यक्ति पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वह व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है अथवा यदि वह 65 वर्ष का हो चुका है। धारा 7(c) रिक्त पद की पूर्ति। यदि श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है तो उपयुक्त सरकार उस पद की पूर्ति करेगी। यह पीठासीन अधिकारी अब तक की गई कार्रवाई से आगे कार्रवाई कर सकेगा। धारा 8 विवाद का निर्देश। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। सरकार द्वारा निर्देशन। जब समूची सरकार की सम्मति में कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है तो वह किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा उसे श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकती है, किंतु ऐसा मामला द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित अवश्य होना चाहिए। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित मामलों में से किसी भी मामले को भी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकती है यदि वह मामला 100 श्रमिकों से अधिक को प्रभावित करने वाला न हो। धारा 10(1) का परंतु। पक्षकारों के आवेदन पर निर्देशन। यदि किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार अलग अलग या एक साथ समूची सरकार से ये आवेदन करते हैं कि उनके विवाद को श्रम न्यायालय को निर्देशित कर दिया जाए तो वह सरकार उसका निर्देशन कर देगी, परंतु सरकार ऐसा तभी करेगी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति उस पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। धारा 10(2) ये उल्लेखनीय है कि श्रम न्यायालय को अपना न्याय निर्णय समूची सरकार के निर्देशन के आदेश में या बाद के किसी आदेश में निर्देशित मामलों, प्रश्नों तथा उनके आनुषंगिक विषयों तक ही सीमित रखना होगा। धारा 10(4) हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध। जब कोई विवाद श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया है तो समूची सरकार ऐसे विवाद के संबंध में की गई उस हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध लगा सकती है जो उस निर्देशित विवाद के निर्देश के समय विद्यमान थी। धारा 10(3) निर्देश में अन्य संस्थानों को सम्मिलित करना।
जब किसी संस्थान या संस्थानों से संबंधित कोई विवाद श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया गया है अथवा किया जाने वाला है और समझ सरकार किसी के द्वारा आवेदन करने पर अथवा अन्य प्रकार से ये उचित समझती है कि वह विवाद ऐसा है कि जिसमें उसी प्रकार के अन्य संस्थान या संस्थानों के समूह या वर्ग का भी हित हो सकता है, तो समुचित सरकार विवाद का निर्देश करते समय निर्देश के पश्चात किसी भी समय किंतु अभी निर्णय से पूर्व उस निर्देश में ऐसे संस्थान या संस्थानों के समूह या वर्ग को भी सम्मिलित कर सकेगी, चाहे उसे इस प्रकार सम्मिलित करने के समय उसमें कोई विवाद विद्यमान हो या नहीं, या विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा नहीं। धारा 10(5) कर्तव्य ड्यूटीज। द्वितीय अनुसूची में से किसी भी निर्दिष्ट मामले पर न्याय निर्णय करना चाहिए। धारा 7(1) वे सभी कार्य करने चाहिए जो इसी करने हेतु सौंपे जाए। ये उल्लेखनीय है कि इसी तृतीय अनुसूची के वे मामले भी न्याय निर्णय के लिए सौंपे जा सकते हैं जो 100 से अधिक श्रमिकों को प्रभावित नहीं करते हो। धारा 10(1) का परंतु नियमों के अधीन रहते हुए इसी न्याय निर्णय के लिए उचित कार्यविधि का पालन करना चाहिए। अपने कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करनी चाहिए। विवाद के निर्देशन के आदेश में उल्लेखित अवधि में या समय समय पर बढ़ाई गई अवधि में समुचित सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए। धारा 15 अधिनिर्णय लिखित में तैयार करना चाहिए। धारा 16(2) अधिनिर्णय पर पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए। धारा 17(1) शक्तियाँ पावर्स। श्रम न्यायालय को क्या क्या पावर है? पहला है परिसर में प्रवेश करने की शक्ति। किसी विद्यमान अथवा संभावित विवाद की जांच करने के उद्देश्य से श्रम न्यायालय उपयुक्त सूचना देकर उद्योग विवाद से संबंधित किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकता है। धारा 11(2) सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई करते समय श्रम न्यायालय को ऐसे समस्त अधिकार होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत एक दीवानी न्यायालय के होते हैं। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ देकर उसकी जांच करने के संबंध में, प्रलेखों में महत्वपूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के संबंध में, गवाहों की जांच करने के लिए अधिकार प्रदान करने के संबंध में, ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित कर दिए जाए। श्रम न्यायालय के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जांच इंडियन पेनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। धारा 11(3) एसेसर नियुक्त करने की शक्ति। यदि उचित और जरूरी हो तो श्रम न्यायालय विचाराधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में परामर्श देने के लिए एक या अधिक एसेसर नियुक्त कर सकते हैं। धारा 11(5) व्यय निर्धारण की शक्ति। श्रम न्यायालय पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर किसी कार्रवाई तथा उसके आनुषंगिक खर्चों को निर्धारित कर सकेगा तथा उन्हें वसूलने के लिए यदि समुचित सरकार से निवेदन किया जाता है तो वह उन्हें भू राजस्व की भांति वसूल कर सकेगी। धारा 11(7) दीवानी अदालत की सी मान्यता। प्रत्येक श्रम न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345, 346 तथा 348 के लिए दीवानी न्यायालय माना जाएगा। धारा 11(8) औद्योगिक अधिकरण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। औद्योगिक अधिकरण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। गठन, उद्देश्य तथा पीठासीन अधिकारी। सरकार द्वारा गठन। समुचित सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके एक या एक से अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है। उद्देश्य व कार्य। समुचित सरकार इन अधिकरणों का गठन निम्न 2 उद्देश्यों या कार्यों के लिए कर सकती है। इस अधिनियम की अनुसूची द्वितीय तथा अनुसूची तृतीय के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिए या अन्य कोई कार्य करने के लिए जो उसी इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपा जाए। धारा 7(1) अनुसूची द्वितीय के मामलों का श्रम न्यायालय शीर्षक में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। अनुसूची तृतीय के मामले निम्नानुसार हैं जिनके संबंध में उत्पन्न विवादों पर औद्योगिक अधिकरण अपना निर्णय दे सकते हैं। मजदूरी, इसके भुगतान की रीति एवं अवधि संबंधित मामले, क्षतिपूर्वक अन्य वस्तु संबंधी मामले, कार्य घंटे, विश्राम, मध्यांतर के मामले, मजदूरी सहित अवकाश, छुट्टी संबंधित मामले, बोनस लाभों में हिस्सा, भविष्य निधि तथा ग्रेजुटी संबंधी मामले, पारी द्वारा कार्य संबंधी मामले, शिफ्ट में कैसे कार्य किया जाएगा, अनुशासन नियमों से संबंधित मामले, विवेकीकरण संबंधी मामले, श्रमिकों की छटनी एवं संस्थान को बंद करने के मामले, अन्य संबंधित मामले जो निर्धारित कर दिए जाए। सदस्य। औद्योगिक अधिकरण में केवल एक ही सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा की जाती है। इसी न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। धारा 7(a)(2) पीठासीन अधिकारी की योग्यताएं।
पीठासीन अधिकारी पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता अवश्य हो, अथवा वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, अथवा वह जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य कर चुका हो या कर रहा हो। धारा 7A(3). ये उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकार ने पीठासीन अधिकारी योग्यताओं में कुछ विकल्प और जोड़े हैं। उनमें आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की सरकारें सम्मिलित है। राजस्थान सरकार ने अभी कोई वैकल्पिक योग्यता नहीं जोड़ी है। पीठासीन अधिकारी की अयोग्यताएं। निम्नलिखित प्रकार का व्यक्ति अधिकरण में पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है अथवा वह 65 वर्ष का हो चुका है। धारा 7C। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार उपयुक्त समझे तो अधिकरण की कार्रवाई से में परामर्श देने के लिए 2 ऐसे नियुक्ति कर सकती है। धारा 7A(4). पद रिक्त होने पर पुनः नियुक्ति। यदि पीठासीन अधिकारी का पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है तो समुचित सरकार पुनः उस पर नियुक्ति करेगी तथा नया पीठासीन अधिकारी आगे कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। धारा 8। विवादों का निर्देशन। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स। सरकार द्वारा निर्देशन। जब समुचित सरकार की सम्मति में कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है तो वह किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा उसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित कर सकती है, किंतु ऐसा मामला द्वितीय या तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय संबंधित अवश्य होना चाहिए। धारा 10(1). पक्षकारों के आवेदन पर निर्देशन। यदि किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार अलग अलग या एक साथ समुचित सरकार से ये आवेदन करते हैं कि उनके विवाद को औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित कर दिया जाए तो वह सरकार उसका निर्देशन कर देगी, परंतु सरकार ऐसा तभी करेगी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति उस प्रकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। धारा 10(2). ये उल्लेखनीय है कि औद्योगिक अधिकरण को अपना न्याय निर्णय समुचित सरकार के निर्देशन के आदेश में या बाद के किसी आदेश में निर्देशित मामलों पर प्रश्नोत्तर उनके आनुषंगिक विषयों तक सीमित रखना होगा। धारा 10(4). हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध। जब कोई विवाद औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित किया गया है तो समुचित सरकार इसी विवाद के संबंध में की गई हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध लगा सकती है, रोक लगा सकती है जो उस निर्देश विवाद के निर्देश के समय विद्यमान थी। धारा 10(3). निर्देश में अन्य संस्थानों को सम्मिलित करना। जब किसी संस्थान या संस्थानों से संबंधित कोई विवाद औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित किया गया है अथवा किया जाने वाला है और समुचित सरकार किसी के द्वारा आवेदन करने पर अथवा अन्य प्रकार से ये उचित समझती है कि विवाद ऐसा है जिसमें उसी प्रकार के अन्य संस्थान या संस्थानों के समूह या वर्ग का भी हित हो सकता है तो समुचित सरकार विवाद का निर्देश करते समय या निर्देश के पश्चात किसी भी समय किंतु अभिनिर्णय से पूर्व उस निर्देश में ऐसे संस्थान या संस्थानों के समूह या वर्ग को भी सम्मिलित कर सकेगी, चाहे इस प्रकार सम्मिलित करने के समय इसमें कोई विवाद विद्यमान हो या नहीं, या विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा नहीं। धारा 10(5). कर्तव्य ड्यूटीज। अनुसूची द्वितीय तथा तृतीय में से किसी निर्दिष्ट मामले पर न्याय निर्णय करना चाहिए। नियमों के अधीन निर्णय देने के लिए उचित कार्यविधि का पालन करना चाहिए। धारा 11(1). अपने कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करनी चाहिए। विवाद के निर्देशन के आदेश में उल्लेखित अवधि में या समय सीमा में बढ़ाई गई अवधि के समुचित सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए। धारा 15। अधिनिर्णय लिखित में तैयार करना चाहिए। धारा 16(2). अधिनिर्णय पर पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए। धारा 17(1). शक्तियाँ। परिसर में प्रवेश करने की शक्ति। किसी विद्यमान अथवा संभव विवाद की जांच करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। धारा 11(2). सिविल कोड की शक्तियाँ। निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई करते समय औद्योगिक अधिकरण को ऐसे समझ अधिकार होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत एक दीवान न्यायालय के होते हैं। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ देकर उसकी जांच करने के संबंध में, प्रलेख हुए महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के संबंध में, गवाहों की जांच करने के लिए अधिकार प्रदान करने के संबंध में, ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित कर दी जाए। औद्योगिक अधिकरण के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जांच इंडियन पेनल कोड IPC की धारा 193 तथा 228 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। धारा 11(3). एसेसर नियुक्त करने की शक्ति। यदि उचित और जरूरी हो तो औद्योगिक अधिकरण विचाराधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में परामर्श देने के लिए एक या अधिक एसेसर नियुक्त कर सकते हैं। धारा 11(5).
वे निर्धारण की शक्ति उद्योग अधिकरण पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर किसी कार्रवाई तथा उसके अनुचित खर्चों को निर्धारित कर सकेगा तथा उन्हें सुलझाने के लिए कि यदि इसमें सरकार से निवेदन किया जाता है तो उन्हें भू राजस्व की भांति वसूल भी कर सकेगा। उन्हें वसूलने के लिए यदि इसमें सरकार से निवेदन किया जाता है, समझिए सरकार निवेदन किया जाता है तो उन्हें भू राजस्व की भांति वसूल कर सकेगा। अब है धारा 11(7) दीवानी अदालत की मान्यता। प्रत्येक उद्योग अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345, 346 तथा 348 के लिए दीवानी न्यायालय माना जाएगा। धारा 11(8) इस प्रकार अपने आज जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय और उद्योग अधिकरण के बारे में अध्ययन किया है। अब बाकी अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।